अब हम करेंगे ई लर्निंग की हिस्ट्री, यानी इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, कैसे कैसे ई लर्निंग इम्प्रूव हुई। ई लर्निंग का जो टर्म है वो पहली बार यूज़ किया गया 1993 में, और इसको यूज़ किया गया एक टेक लर्न कॉन्फ्रेंस में जो कि डिज्नी वर्ल्ड में हुई, और इसको यूज़ किया एलियट मैसी ने। तो पहली बार ये टर्म वहाँ पर यूज़ हुई, लेकिन ई लर्निंग का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो इससे भी पुरानी है। पहली बार जो हमें इसका रेफरेंस जो ऐसी मशीन का मिलता है जो टिपिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए यूज़ हुई, वो हमें मिला 1924 में, जहाँ पर सिडनी प्रेसी ने, जो कि एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम रखा ऑटोमेटिक टीचर। ऑटोमेटिक टीचर जो है ये एक ऐसा मशीन था जो कि बेसिकली यूज़ होता था टेस्टिंग के लिए। इसमें एक डाटाबेस था जिसमें काफ़ी सारे MCQ टाइप क्वेश्चंस थे, जिसको लर्नर की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए टेस्टिंग टूल की तरह यूज़ किया गया, या इसको ड्रिल या प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया गया। तो इसी मशीन को ऑटोमेटिक टीचर को बाद में जो स्किनर थे, जो कि बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको इम्प्रूव किया और उस मशीन को उन्होंने यूज़ किया बिहेवियर टेस्टिंग के लिए या बिहेवियर मॉड्यूलेशन के लिए। उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन आती है वो आती है 1960 में, जिसमें डोनाल्ड एल बिटजर ने एक इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम बनाया और उसका नाम था प्लेटो। तो प्लेटो जो है बेसिकली ये एक एक्रोनाइम है, जिसका फुल फॉर्म देखें तो ये है प्रोग्राम लॉजिक फॉर ऑटोमेटिक टीचिंग ऑपरेशंस। तो इसके द्वारा जो डोनाल्ड एल बिटजर थे, उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बनाया जिसमें बेसिकली 4 कंपोनेंट्स थे, और ये जो चारों कंपोनेंट्स थे ये 2 तरह के लॉजिक के ऊपर वर्क करते थे। एक लॉजिक था इंस्ट्रक्शनल लॉजिक जो कि टीचर्स के काम का था, और दूसरा लॉजिक था इंक्वायरी लॉजिक जो कि स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए था। तो जो इंक्वायरी लॉजिक था उसमें स्टूडेंट्स किसी भी मटेरियल को स्टडी कर सकते थे, और उसके साथ साथ उसके बारे में अगर कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है तो वो इंक्वायर कर सकते थे। सिमिलरली टीचर जो थे वो भी इस स्टडी को जो स्टूडेंट के द्वारा की जा रही है उसको एग्जामिन कर सकते थे, और साथ के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते थे टीचर के साथ, यानी एक 2 वे प्रोसेस था। और इसके साथ साथ एक कंपोनेंट था ऑथर्स के लिए, यानी जिसमें वो न्यू लेसन्स बना सकते थे। और चौथा जो कंपोनेंट था वो था मल्टीपल, यानी उनके लिए जो इस सारे इंफॉर्मेशन को डेमोन्स्ट्रेट करते थे। तो इस तरह से ये चारों जो कंपोनेंट हैं ये मिलके बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ही समय पे टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में एंगेज कर सकते थे। बाद में ये भी बताया गया कि ये जो प्रोग्राम था ये 1000 स्टूडेंट्स को एक समय पे इंटरेक्ट कर सकता था, जिसमें सब स्टूडेंट्स को इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन मिलती थी। तो इसके बाद काफ़ी सारा कंप्यूटर्स में या टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में एडवांसमेंट्स हुई। बाद में ऐसे प्रोग्राम भी डेवलप किए गए जो कि सिर्फ ऑथर्स के लिए थे, जिसमें कंप्यूटर्स के यूज़ से ऑथर्स को और ज़्यादा फैसिलिटी मिली कि वो नए अलग तरह के लेसन प्लान्स या लेसन्स तैयार कर सकें। इसके बाद अब यहाँ तक जो कंप्यूटर थे वो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन वाले थे। इसके बाद 1966 में एक नया इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम आया जो था CMI, ये है कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शंस। अब ये जो कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन का जो प्रोग्राम है ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें टीचर की मौजूदगी के बिना भी ये जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम था इट वाज रन ऑन कंप्यूटर एंड इवन विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर, इस इंस्ट्रक्शनल प्लान की मदद से लर्नर जो है वो सीख सकता था।
तो ऐसा पहला इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल है वो आया अर्थमेटिक के लिए, और इसको यूज़ किया गया ड्रिल के लिए या लर्निंग के लिए। यानी पहला जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम था वो मैथमेटिक्स सिखाने के लिए यूज़ किया गया। इसके बाद कंप्यूटर्स और इम्प्रूव हो गए और उसके बाद आ गए 1977 में एप्पल 2 PC। अब एप्पल 2 PC जो थे इनमें वॉइस थी या साउंड थी और कलरफुल ग्राफिक्स थे, तो उसकी वजह से जो कंप्यूटर्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो गए और सब फील्ड में, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, बाकी तरह की टीचिंग में भी कंप्यूटर्स का यूज़ काफ़ी बढ़ गया। अब इसके बाद अगला जो माइलस्टोन है वो आता है 1989 में, जब वर्ल्ड वाइड वेब शुरू हुआ, यानी इंटरनेट शुरू हुआ। तो ये जो www है इसको शुरू किया टिम ली ने। तो उन्होंने पहली बार वर्ल्ड वाइड वेब शुरू किया, तो उसके बाद इंटरनेट आ गया। इंटरनेट के बाद कई सारा ऑनलाइन क्लासेस आ गई, कई सारा मटेरियल आ गया जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ गया, और उसके बाद ई लर्निंग का काफ़ी इस्तेमाल हुआ। उसके बाद आजकल जैसे हम देखते हैं जो मूक्स हैं बहुत पॉपुलर हैं, तो मूक्स की जो शुरुआत है ये हुई 2008 में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ई लर्निंग जो है ये सिंपल टूल्स या मशीन से लेकर कंप्यूटर्स के यूज़ तक जाता है। अब ई लर्निंग को कई बार हम देखते हैं कि इस टर्म को कंफ्यूज कर दिया जाता है डिस्टेंस लर्निंग के साथ। तो ये देखते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग और ई लर्निंग में क्या फ़र्क है। डिस्टेंस लर्निंग में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है डिस्टेंस, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, जबकि ई लर्निंग में ये कंपोनेंट नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि ई लर्निंग को डिस्टेंस लर्निंग के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन ई लर्निंग को अगर डिस्टेंस नहीं है, यानी टीचर और स्टूडेंट इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं, तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और डिस्टेंस लर्निंग की जो डेवलपमेंट है वो भी ई लर्निंग से काफ़ी पहले से है। जैसे ई डिस्टेंस लर्निंग का अगर हम इतिहास देखें तो ये शुरू हो जाता है 1840 में। 1840 में पिटमैन ने एक लेसन्स बनाए जो कि संबंधित थे शॉर्ट हैंड नोट्स के, जिसके द्वारा उन्होंने दूर बैठे स्टूडेंट्स को भी शॉर्ट हैंड सिखा पाए वो थ्रू डिस्टेंस लर्निंग। तो डिस्टेंस लर्निंग अगर पूछे कहाँ से शुरू हुई तो पहला रेफरेंस हमारे पास पिटमैन का है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग में इसके साथ साथ भी डेवलपमेंट हुआ और अलग से भी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जब हम ई लर्निंग की बात करेंगे हम उन मशीन्स की बात कर रहे हैं जो लर्निंग के लिए बनाई गई, और डिस्टेंस लर्निंग की बात करेंगे तो हम उन मशीन की भी बात करेंगे जो एक्चुअली लर्निंग के लिए नहीं बनाई गई, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई या और किसी पर्पज़ के लिए बनाई गई, लेकिन उससे लर्निंग भी हुई। जैसे रेडियो, 1922 में रेडियो आया, तो रेडियो बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए आया, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ इससे भी लोगों को टीचिंग लर्निंग करवाया जा सका। सिमिलरली दूसरा हम बोल सकते हैं जैसे टीवी, जो कि 1953 में आया। अब 1953 में जब टीवी आया तो टीवी एंटरटेनमेंट का टूल के तौर पर आया, लेकिन इससे भी बहुत डिस्टेंस लर्निंग हुआ। जो पहला डिस्टेंस लर्निंग का जो प्रोग्राम है वो अगर हम देखें तो ये यूएसए में 1953 में शुरू हुआ, कॉलेज क्रेडिट क्लासेस के नाम से। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि डिस्टेंस लर्निंग हो या ई लर्निंग है, उसमें अमेरिका का काफ़ी पायनियरिंग रोल है। 1953 में टीवी आने के बाद सैटेलाइट्स आ गए, सैटेलाइट टीवी आ गए। तो सैटेलाइट टीवी के साथ भी इनका 1968 में एक सैटेलाइट मीडिएटेड जो टीवी था उससे रिलेटेड जो एजुकेशन प्रोग्राम है वो शुरू हुए फर्स्ट टाइम मैक्सिको में। तो ये सैटेलाइट टीवी के इस्तेमाल से लोगों को एजुकेट करना
शुरू हो गया। अब ये अगर आप तीनों ही देखें तो बेसिकली ये एजुकेशन के लिए नहीं डेवलप हुए, लेकिन इनसे भी टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में काफ़ी हेल्प हुआ। और इसी तरह अगर हम वर्ल्ड वाइड नेट का देखें, WWW को देखें, तो ये शुरू हुआ 1989 में, लेकिन इससे पहले एक वाइड एरिया नेटवर्क शुरू हुआ था जिसका नाम था ARPANET। अब ये जो ARPANET है ये बेसिकली डिफेंस के प्रोग्राम्स के लिए था, डिफेंस के मिशंस के लिए डेवलप हुआ USA में, यानी ये इसका पायनियर है। लेकिन इसको भी हम ई लर्निंग में नहीं ले रहे क्योंकि ये बेसिकली डिफेंस पर्पसेस के लिए शुरू हुआ। ARPANET भी एक एक्रोनाइम है जिसका मतलब है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग और ई लर्निंग के इतिहास में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब एक और टर्म हम ले लेते हैं जिसमें हम ई लर्निंग को डिजिटल लर्निंग के साथ कंपेयर कर लें। डिजिटल लर्निंग क्या है? डिजिटल लर्निंग बेसिकली कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के साथ जोड़ा जाता है। तो यानी जब कंप्यूटर्स आ गए उसके बाद का जो लर्निंग है जिसमें कंप्यूटर्स का बहुत यूज़ हुआ उसको डिजिटल लर्निंग कहते हैं। आजकल के सिनेरियो में देखें तो जो तीनों टर्म इंटरमिंगल हो गए हैं, लेकिन शुरुआत में देखें तो ये अलग अलग हैं।